हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 के विज्ञान के पाठ 1 और पाठ 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब को बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं इससे पहले दोस्तों, 1 2 3 दिन के अंदर मैं आपके पूरे साइंस को कंप्लीट करने वाला हूं। सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। और इसका PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जा करके इसको डाउनलोड कर लो और परीक्षा से पहले इसको तुरंत रट लेना। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा से पहले एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इसी तरीके की तैयारी यदि आप करना चाहते हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 4 अप्रैल को आपको छाप के आना है विज्ञान की बोर्ड परीक्षा में। आपकी फुल तैयारी कराई जाएगी, जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के पाठ 1 एवं पाठ 2 के जो केमिस्ट्री है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी केमिस्ट्री को ख़त्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें पूरी केमिस्ट्री का नोट्स बनकर रखा हुआ है, बस वीडियो बनाने की देरी है, ठीक है। तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक। चलिए देखते हैं आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखो, पाठ 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। यदि एग्जाम में इस वर्ष ये आने वाले क्वेश्चन है, जितने भी मैं बता रहा हूँ 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। पहला देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, ठीक है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो होता है वो उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे यदि इसका एग्जाम्पल भी पूछा है कि उदाहरण सहित समझाइए, तो एग्जाम्पल में आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो, अच्छे से देख लीजिएगा, CuO + H2 एरो Cu + H2O, ठीक है। इसमें एक अभिकारक उपचयित हो रहा है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा है, इसीलिए इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, इतना ध्यान देना है। जिसमें ऊष्मा अवशोषित होगी वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और जिसमें ऊष्मा क्या होगी, निकलेगी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे इसमें देखो तो CaCO3 ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा देने पर अब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 बन रहा है, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। देखिए, उपचयन तथा अपचयन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें कोई भी जो अभिकारक है उसमें क्या हो कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या फिर किसी अभिकारक में हाइड्रोजन का ह्रास हो, ठीक है। और आगे देखिए चलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे हम उपचयन कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2Cu + O2 एरो 2Cu बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अपचयन क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तथा हाइड्रोजन का योग हो, यानी जहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो ऑक्सीजन का ह्रास हो वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया, और जहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो हाइड्रोजन का ह्रास हो वहाँ पर उपचयन अभिक्रिया। तो इतना ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर आपसे पूछेगा तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसका इक्वेशन भी देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड + H2 एरो Cu + H2O, ठीक है। इतने क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने मैंने आपको बता दिया। इतने आप यदि याद कर लेते हो तो अदर क्वेश्चंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। और इनको आप 4 अप्रैल से पहले आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि इन्हें आप यदि समझ लोगे तो रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PDF डाउनलोड करके 4 अप्रैल से पहले तुरंत इन्हें याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी चैप्टर्स की वीडियो पाने के लिए। यहाँ पर पाठ 2 के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उत्तर देखो,
जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करके लवण तथा जल बनाते हैं। यानी क्या होता है दोस्तों कि जब अम्ल एवं क्षारक को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, यानी कि किसी का प्रभाव कायम नहीं रहता, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और बनाते क्या हैं, लवण तथा जल। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे इस प्रकार से भी लिखा जाता है, यानी इसका इक्वेशन क्या है कि अम्ल जब क्षारक के साथ मिलता है तो बनता क्या है, लवण और जल। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 का। दूसरा देखो, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला ये भी है। ठीक है, उत्तर देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, किसके विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने। अब विद्युत प्रवाहित करने आगे क्या है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में किसकी मुख्य भूमिका होती है, सोडियम क्लोराइड की, जिसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है जलीय विलयन में। तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये भी पूछ सकता है कि भाई सोडियम क्लोराइड में जब जलीय विलयन में क्या होता है कि विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो निर्मित उत्पाद होते हैं, क्लोरीन को क्लोर कहा जाता है एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार कहा जाता है, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। इसको तो याद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, उत्तर देखो, क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, जितनी भी मैंने यहाँ पर परिभाषाएं लिखी हैं, जितने भी आंसर लिखे हैं, एकदम सटीक भाषा में लिखा हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो और आप तुरंत इनको याद करके बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख पाओ। ठीक है, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके, पीडीएफ लॉक होगा, उसका पासवर्ड आपको वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, पीडीएफ का पासवर्ड मिल जाएगा, उसे देख करके पीडीएफ को ओपन करके तुरंत इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि है, क्या विधि है कि क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण को उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, अब इसी का इक्वेशन आपको एग्जाम में लिख देना है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 की क्रिया हुई तो CaOCl2 बना प्लस H2O बना। ठीक है, और विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग या 3 उपयोग पूछता है। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम 3 आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इनको भी याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, किसके लिए, सूती एवं लिनेन वस्त्रों के विरंजन के लिए। दूसरा, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। तीसरा, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमें हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम आ चुके हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा, कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा, इसी को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। आपसे पूछे खाने वाला सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखो, तभी आपको यही आंसर लिखना है। बेकिंग सोडा कहे तब भी आपको यही आंसर लिखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहे तब भी आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब इक्वेशन क्या है इसको बनाने वाली, तो देखो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया की क्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो बनता क्या है, अमोनियम क्लोराइड प्लस साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही क्या होता है, हमारा खाने वाला सोडा। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा।
उपयोग पहला बेकिंग पाउडर बनाने में, दूसरा खाद्य पदार्थों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में भी उपयोग होता है किसका, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। आप सभी लोग जानते हो ब्रेड वगैरह बनाने में इसका यूज कर लिया जाता है, खाने को जल्दी से जल्दी पकाने में भी इसका यूज कर लिया जाता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में, खाद्य पदार्थों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी जब किसी को अपच की शिकायत होती है तब भी इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक में बहुत बड़े बड़े इसके उपयोग दिए हैं, लेकिन मैंने छोटे करके लिखा है ताकि आपको याद करने में एक भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पांचवा देख लो, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पांचवा देखो, धावन सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखो। अब धावन सोडा क्या है, इसको बनाने की विधि तथा उपयोग आपको लिखना है, और एग्जाम में कैसे लिखना है देख लीजिए। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। किसको, बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। अब सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण, अब ये धावन सोडा जो होता है दोस्तों, ये भी बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा से क्या बनता है, धोने का सोडा यानी धावन सोडा। अब कैसे बनता है कि बेकिंग सोडा को यानी खाने वाले सोडा को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और इसी को धावन सोडा कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का हम पुनः क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण क्या करते हैं गाइस, पुनः इसका हम क्रिस्टलीकरण करते हैं। इससे क्या होता है कि धोने का सोडा प्राप्त होता है, और यह भी एक क्षारकीय लवण होता है, ठीक है। पूछ लिया जाए कि धोने का सोडा अम्लीय होता है या क्षारकीय होता है, तब आपको क्या लिखना है, क्षारकीय होता है। अब देखो इसका इक्वेशन Na2CO3 में 10H2O, यानी ये क्या है दोस्तों, ये होता है सोडियम कार्बोनेट का निर्जलीकरण। तब यहाँ पर क्या बनता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, और यही क्या होता है दोस्तों, धोने का सोडा होता है। अब इसका यूज देखिए रियल लाइफ में और रासायनिक उपयोगों में इसका क्या क्या यूज होता है। देखो पहला, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, यानी कांच को बनाने में, साबुन एवं कागज के उद्योगों में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है। किसमें, बोरेक्स जैसे, बोरेक्स को बनाने में सोडियम यौगिक के रूप में इसका उत्पादन होता है, ठीक है, उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है, यानी कि धोने का सोडा इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि घरों में साफ सफाई के लिए भी इसी सोडे का यूज होता है। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन देखो, छठवां, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि तथा उपयोग लिखो। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं क्वेश्चन बनाया जाए तो 10th की साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको जल्द से जल्द याद नहीं होंगे, लेकिन मैं उतने ही बता रहा हूँ कि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ एग्जाम में, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। अब देखो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को ही हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट एक ही चीज़ है, और ये किससे बनता है, जिप्सम से, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है एक बार क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए यदि ये तनिक भी सीढ़ा पाया यानी तनिक भी आर्द्रता पाया ये तो जम करके एकदम कठोर हो जाता है, इसलिए इसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। इसका इक्वेशन देख लो, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट में क्या किया जाता है, देखिए इसमें जब गर्म किया जाता है 373 केल्विन पर तो यह जल के अणुओं का त्याग करके क्या बना लेता है, CaSO4 इंटू 2H2O। देखो यहाँ पर ये जो है दोस्तों ये जिप्सम का सूत्र है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो एक क्वेश्चन दी गई है ये उसकी दी गई है, यानी कि जब जिप्सम में जल को मिलाया जाता है, यानी कि इसको इसीलिए आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं क्योंकि इसमें तनिक भी यदि जल की मात्रा मिली तो ये जिप्सम बन जाता है कठोर होकर, ठीक। और इसका उपयोग देखो दोस्तों क्या है, पहला, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर, अब सही जगह पर क्या है आगे देखते हैं, स्थिर रखने के लिए करते हैं, यानी कि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, खिलौना वगैरह, सजावट का सामान एवं किसी भी सतह को चिकना बनाना हो तो वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर लिया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है, ठीक है। आप देख सकते हो पार्ट 3 का भी नोट्स मैंने बना करके रखा है सब कुछ, और ये सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पूरे साइंस की तैयारी होने वाली है बस 2-4 दिन के अंदर।
जल्द से जल्द जुड़े रहें और आपको रोजाना एक नई नई वीडियो मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।